इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं periodicity इन द प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में पूरी वीडियो में आपको ये सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे periodicity एंड इट्स कॉज, ठीक है, उसका कॉज क्या होता है। देन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई की वेरिएशन एंड ऑल द एक्सेप्शंस, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी वेरिएशन वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एंड एक्सेप्शंस। सेम टू सेम ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में ये सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ। देन हम एक्सप्लेन करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट, जो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उन सभी की प्रॉपर्टीज़ जो और ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट होती है उनके बारे में। देन हम एक्सप्लेन करेंगे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, ठीक है। एंड लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया जाएगा जिसमें कि सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन के बारे में बताया जाएगा। ये आप लोगों को ड्रॉ करना है और साथ में आप लोगों को रीज़न उतार लेने हैं। आपका बहुत ही अच्छे से ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा विद केमिकल एक्टिविटीज़। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके जो क्लास +1 एग्ज़ाम्स के लिए, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, आपके जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, JEE मेंस के लिए। एंड अगर आप कोई भी और एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, IISCR के लिए, KVPY एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, +1 एंड +2 बोथ स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी पूरे चैप्टर की, पूरे कॉन्सेप्ट की रिवीजन आपको दे देगी। तो प्लीज़ इसे कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं periodicity। तो periodicity क्या होती है? recurrence ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द periodicity। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, बार बार वही प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, तो मान लीजिए हमने सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर रखा था लिथियम। तो एलिमेंट्स रखने के बाद में एक सोडियम आता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ लिथियम के जैसी सेम होती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं periodicity, जो कि बार बार रिपीट होती हो चीज़ किसी रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। अब इसका कोज क्या है, ये क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में एटम के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होता है उनका कोई भी रोल नहीं होता। ओनली आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ही सभी प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती हैं, ठीक है। देयरफॉर द कोज ऑफ द periodicity क्या होगा कि उन सभी एटम्स के पास, उन सभी एलिमेंट्स के पास जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के पास एक जैसे होंगे, ठीक है। सो कोज ऑफ द periodicity इज द repetition ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, repetition of the similar electronic configuration in the valence shell after the certain regular intervals, ठीक है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है उसी के कारण ही periodicity शो होती है। फॉर एग्जांपल अल्कली में, हाँ, है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के अल्कली में मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, नोबल गैस एंड NS1, मतलब उनके पास S में एक इलेक्ट्रॉन होता है NS1। जिन भी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होती है, नोबल गैस एंड NS1, उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वो सभी ग्रुप नंबर 1 में रखे गए हैं और वो सभी रिएक्टिव हैं क्योंकि वो सभी ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ओके। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि पीरियोडिक टेबल में उनकी वेरिएशन कैसे होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो रेंट्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, so we discuss the 4 important atomic properties of, so the first one is atomic and ionic radii, second one is the ionization enthalpy, third one is the electron gain enthalpy and the fourth one is the electron activity, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं atomic and ionic radii से। so atomic and ionic radii, अब देखिए जो एटम होता है उसका रेडियस जो एक्चुअल में जो एग्जैक्ट है उसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो रेडियस क्या होता है किसी एटम का, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि एटम की कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती और हम किसी एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए उनका रेडियस सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम एटॉमिक रेडियई के लिए जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रेडियस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कोवलेंट रेडियस, ठीक है, जिन सब्सटेंसेस में कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुए होते हैं उनमें हम क्या सोल्व करते हैं, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड मीन पोजीशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिए, ये दोनों एटम्स हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ पर शेयर किया हुआ है अपने जो है मिडल में, ठीक है। अब न्यूक्लियस से लेकर जहाँ तक उनका बॉन्ड पेयर शेयर हुआ है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट बॉन्ड का हाफ कर देना है, मींस कोवलेंट बॉन्ड का वन ऑफ हाफ जो उसका होगा हाफ पार्ट, वो हमारा क्या बन जाएगा, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम डिफाइन करते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस होता है 1/2 of the internuclear distance between the two neighboring atoms of the metals in the metallic lattice। मेटेलिक लैटिस में जो दो एटम्स होंगे उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसको हम हाफ कर देंगे, ठीक है ना। मेटेलिक लैटिस का मतलब होता है बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो वहाँ पर एक दूसरे के पास पास होते हैं, उनके जो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम हाफ कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, मेटेलिक रेडियस, ओके। सो इसके बाद आता है नेक्स्ट इज द, आपको ये बात याद रखनी है कि कोवलेंट एंड मेटेलिक रेडियई आर ऑलवेज शॉर्टर देन द एटॉमिक रेडियई। जो कोवलेंट एंड मेटेलिक रेडियई हैं वो हमेशा एटॉमिक रेडियई से शॉर्ट होते हैं, क्योंकि इनमें जो उनके जो भी ओवरलैपिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की उसके साथ ही बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक्चुअल में तो एटम का रेडियस बनना था ये, ठीक है, बट अब क्या हुआ, अब हमने इसको इसके ऊपर शेयर करवा दिया, ओवरलैपिंग कर दी और हमने रेडियस सिर्फ यहाँ तक सोल्व किया, तो ये रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा, ठीक है। इसके साथ एक रिलेटेड टर्म है हमारी, दैट इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपकी बहुत ही यूज़ होने वाली है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। सुनाओ, जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these act as a screen between the nucleus and outermost electrons, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक स्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं। सो द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ओनली ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है, अब इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये मान लीजिए ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बीच ये है एक ऑर्बिटल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर जो है आउटर मोस्ट है 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला जो आउटर मोस्ट है 1 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से आ रही फोर्स को जो एक्सपीरियंस होगा, जो फोर्स, जो अट्रैक्शन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, वो डिपेंड करती है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियर की फोर्स को रास्ते में कितना रोक लेते हैं, ठीक है ना, उसको स्क्रीन कर लेते हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को खुद रोकते हैं रास्ते में। इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो अब एक्चुअल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ना होते तो यहाँ पर फोर्स आती 100, फॉर एग्जांपल 100। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में आ गए हैं, उन्होंने मान लीजिए कि फोर्स को बाय 40 डिक्रीज कर दिया है, तो अब सिर्फ 60 फोर्स ही एक्सपीरियंस हो रही है। तो मतलब ये जो 40 का गैप आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने 40 फोर्स को खुद स्क्रीन कर दिया है, रास्ते में ही रोक दिया है। तो इसका मतलब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण न्यूक्लियर की फुल फोर्स को नहीं एक्सपीरियंस करते, वहाँ तक सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही पहुँचता है, ठीक है। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है,
P का उससे कम, D का उससे कम एंड F का उससे कम। ठीक है, ये इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। सो मतलब जब S जो अगर S में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्क्रीन कर सकते हैं, P के उससे कम, D एंड F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट ये दोनों सेम हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, वेरिएशन अलोंग द पीरियड ऑफ द एटॉमिक रेडियस। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं कि अलोंग द पीरियड जब हम इस तरफ को मूव करेंगे पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही एंटर हो रहे हैं, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका रीजन आपको याद रखना है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय द 1 यूनिट बट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द सेम शेल। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एंटर होते हैं। ठीक है ना, सेम शेल में एंटर होने के कारण स्क्रीनिंग या शील्डिंग में कोई चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिटल है और दिस इज द आउटर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पर था पहले एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में दोनों पर सेम न्यूक्लियर चार्ज ही एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता है। सो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप लोगों को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक्सेप्शंस को याद करना। ठीक है, तो हमारी एक्सेप्शन क्या है अब यहाँ पर, आफ्टर द नाइट्रोजन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वैसे तो क्या होना था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन साइज डिक्रीज होना चाहिए था। ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, बट यहाँ पर क्या हुआ है, साइज इंक्रीज हो गया है टू ऑक्सीजन एंड देन डिक्रीजेस टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ है? अब यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, इसको आपको ध्यान से देखना है। नाइट्रोजन के बाद एटॉमिक साइज ऑक्सीजन तक इंक्रीज हुआ है और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की ओर डिक्रीज हुआ है, बट फ्लोरीन का भी एटॉमिक साइज नाइट्रोजन से ज़्यादा ही है। ठीक है, सो नाइट्रोजन से ऊपर ऑक्सीजन एंड बाद में फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इनका एटॉमिक साइज रहेगा। ओके, तो यहाँ से इंक्रीज हुआ है, इसका हमें रीज़न देखना है, और फिर बाद में डिक्रीज हुआ है, हमें इसका रीज़न देखना है। ओके, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो नाउ इन नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं 2p3। ठीक है, p ऑर्बिटल में सभी p जो होता है सब शेल, उसमें सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन पर हम आते हैं तो 2p4 बन जाता है, तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे। ठीक है ना, पेयरिंग हो जाएगी। तो जब एक ऑर्बिटल में फर्स्ट टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो वहां पर रिपल्शन आएगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर, देयरफॉर दिस आउटवेज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अपना जोर लगा रहा है कि मुझे साइज छोटा करना है, बट यहाँ पर तो एक रिपल्शन फोर्स भी आ गई है जिसने साइज को इंक्रीज कर दिया है। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम n2, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और न्यूक्लियर चार्ज में भी ओनली +1 का इंक्रीज होगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। जब हम फ्लोरीन की ओर गए, ठीक है ना, जब हम फ्लोरीन की ओर गए तो अब न्यूक्लियर चार्ज में +2 का इंक्रीज हो गया है। ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर हुए हैं, बट अब इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा है देन द रिपल्शन फोर्सेस। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शंस हैं उनसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सो न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, देयरफॉर साइज डिक्रीजेस। सो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, एंड ऑक्सीजन टू फ्लोरीन डिक्रीज हुआ है, बट ज़्यादा नहीं डिक्रीज हुआ क्योंकि 2 फोर्सेस ऑपोजिट थी। एक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हुआ है, सेकंड थी ऑपोजिट उनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, बट न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है यहाँ पर, इसलिए साइज अल्टीमेटली डिक्रीज कर गया है।
ओके, सो ये थी आपकी एक्सेप्शन अलोंग द पीरियड. नाउ डाउन द ग्रुप, वेरिएशन इन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू शेल, क्योंकि यहाँ पर न्यू शेल में एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन. जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हर एक एलिमेंट में न्यू शेल एंटर होता रहता है. ठीक है, इसलिए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज ही होगा. ओके, अब जो होती हैं नोबल गैसेस, ठीक है ना, नोबल गैसेस के लिए हम एक अलग से रेडियस एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द वैन डर वाल्स रेडियस. ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस. सो वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है कि इट इज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन द सॉलिड स्टेट. ध्यान से इसको एक बार आपको समझना है. नोबल गैस है कोई, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में या कोई भी और गैस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में उसके जो दो डिफरेंट एडजेसेंट एटम्स हैं, एडजेसेंट एटम मतलब ये एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ करेंगे, सो दैट इज द वैन डर वाल्स रेडियस. ठीक है, तो नोबल गैसेस के लिए या फिर क्लोरीन जैसी कोई गैस है उनके लिए वैन डर वाल रेडियस भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, so van der Waals forces between atoms in the solid state are weak and atoms held at the larger distances, thus van der Waal radii are always larger than the covalent radii. अब देखिए वैन डर वाल रेडियाई कोवलेंट से ज़्यादा होते हैं, बट कोवलेंट एंड जो हमने रीड किया था मेटेलिक रेडियाई वो एटॉमिक रेडियाई से हमेशा स्मॉल होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की. ये कुछ डिफरेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो नाउ जो हमारे पास आयनिक रेडियाई है इसको देखते हैं. सो नाउ द रेडियाई ऑफ द आयंस, ठीक है ना, इन द आयनिक क्रिस्टल्स. ठीक है, आयनिक रेडियाई क्या है, दिस इज द रेडियाई ऑफ द आयंस इन आयनिक क्रिस्टल्स अनलेस आयनिक रेडियस ऑफ वन आयन इज नॉट नोन, वी कैनॉट कैलकुलेट द आयनिक रेडियस फॉर द अदर आयन. ठीक है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि आयनिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि कैटायन एंड अनायंस आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं, जिन्होंने के एक क्रिस्टल लैटिस बनाई होती है. ठीक है ना, तो आप लोग अगले साल क्लास +2 में सॉलिड स्टेट चैप्टर में इसके बारे में रीड करेंगे. तो इनमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसके हाफ से और ये जो नेगेटिव आयन है, इन दोनों की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो हमें दोनों जो हैं रेडियाई का सम देती है. ठीक है ना, रेडियाई ऑफ द कैटायन एंड रेडियाई ऑफ अनायन. इनमें से अगर एक की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम दूसरे की भी वैल्यू सोल्व ये कर सकते हैं उसी से. ठीक है, सो रेडियाई ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम. कैटायन का रेडियस हमेशा एटम से स्मॉल होता है. इसका अब हम रीज़न एक्सप्लेन करते हैं. सो मान लीजिए दिस इज द एटम एंड दिस इज द पॉजिटिव आयन, यानी कि हमने उसका बना लिया है कैटायन. अब क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर थे इस एटम के पास थे 10 प्रोटॉन एंड 10 ही थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन. अब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहे हैं. जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर कितने बन जाएंगे, ओनली 9. ठीक है, अब 10 प्रोटॉन्स ने 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है. पहले क्या था, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे. तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की गिनती हमारी कम हो जाएगी तो उनकी फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका साइज तो हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की गिनती हो गई है कम बट प्रोटॉन तो उतने ही रहे हैं. इसीलिए कैटायन का रेडियस हमेशा एटम से छोटा रहता है. ठीक है, सो ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड आपको याद रखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना, increases, so electrons are strongly pulled toward the nucleus, therefore size decreases. ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाता है. ये देखिए सोडियम का साइज है 186 पिकोमीटर और सोडियम आयन का ओनली 95 पिकोमीटर. कितना ज़्यादा चेंज हुआ है. ऐसे ही सिमिलरली अनायन का रेडियस इंक्रीज होता है ऑलवेज देन द एटम, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है.
फ्लोरीन का है 72 पिकोमीटर, बट फ्लोराइड आयन का 119 पिकोमीटर, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आता है। ठीक है। आल्सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती हैं? जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं, ये एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ हमें पूछी जाती है। ठीक है। अब इन सभी के पास हैं 10-10 इलेक्ट्रॉन। अब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका साइज उतना ही छोटा होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा ही उसके पास होंगे प्रोटॉन। जैसे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है, उसके पास है +13 चार्ज। ऐसे ही हाइड्राइड आयन है, उसके पास है +7 चार्ज। तो +13 चार्ज वाला ज़्यादा छोटा हो जाएगा, +7 वाले का साइज ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं, आपको जस्ट उनमें एटॉमिक नंबर देखना है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना छोटा उसका साइज होगा। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ अनसोल्ड, ये आप लोगों को यहाँ से खुद रीड कर लेनी है। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है। हमने किसी एटम जो कि आइसोलेट किया हुआ है, अपनी गैसीय स्टेट में है, मतलब कोई एटम अलोन है, ठीक है ना, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है। इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। सो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़ा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं, दोनों सेम सी टर्म है, बट एंथैल्पी और एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो एंथैल्पी वर्ड है ये आपके लिए न्यू है, इसके बारे में आपका जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स इसी साल आपको आएगा, उसमें आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द एंथैल्पी और एंथैल्पी और एनर्जी में डिफरेंस क्या है। एंथैल्पी और एनर्जी में क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो आपको एंथैल्पी मिल जाती है। ये बातें हम थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इतना पता चल गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिफरेंट होती है। सबसे पहले होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम लिखते हैं IE1। ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये जो पॉजिटिव आयन है इसमें से आपको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है इस पॉजिटिव आयन में से, देन इट इज़ नोन एज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनरली ज़्यादातर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये बात आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। ठीक है। तो साइज ऑफ एटम का तो सिंपल सी बात है, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। सो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, वो साइज इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। सो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा। ठीक है ना, क्योंकि जिस पर न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ही नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ईजी है। सो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होगी आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है। जो एटॉमिक साइज होगा उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। सेकेंड वन इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी हाई हो जाएगी। ठीक है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम पहले ही रीड कर चुके हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोकते हैं रास्ते में। जितना ज़्यादा होगा रास्ते में ही शील्डिंग हो जाएगी, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास तो न्यूक्लियस की फोर्स ही नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब वो लूजली बाउंड होगा और उसे रिमूव करना ईजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। सो
क्या है यहाँ पर कि इनर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इफ अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज ऑन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू डिक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, के नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करने की ही कोशिश करते हैं। फोर्थ वन इज अनदर इफेक्ट एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कोई जो ऑर्बिटल है वो एटम के कितने अंदर तक जो है वो वहां पर प्लेस हुआ हो। ठीक है ना, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, दिस इज द होल एटम। अब जो एस ऑर्बिटल है वो सबसे पास होते हैं, उसके बाद आते हैं पी ऑर्बिटल, फिर आते हैं डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, इसका मतलब एस ऑर्बिटल की जो है वो पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतनी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ओके। एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी, पी के लिए उससे कम। फॉर द सेम शेल, सेम एनर्जी शेल, जैसे कि मान लीजिए 4s है, 4s 4p 4d, तो 4s के लिए सबसे ज़्यादा, 4p के लिए उससे कम, 4d के लिए सबसे कम, और उसके बाद 4f के लिए सबसे कम। ठीक है, तो ऐसे आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट को भी याद रखना है। एंड फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अगर हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब जो भी नोबल गैसेस हैं जैसे बेरिलियम है, उसके अलावा मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इन सभी के पास हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई रहने वाली है। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको एक्सेप्शंस बनाकर तो जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, वेरिएशन अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जो साइज होता है स्मॉल, साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। तो प्लीज़ साथ में नोट्स आपको जरूर अपने अपने प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं अलोंग द पीरियड। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है, लिथियम टू बेरिलियम तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लिथियम टू बेरिलियम इंक्रीज हुआ है, ग्राफ भी आपको साथ साथ में देखना है। देन बोरॉन टू नाइट्रोजन, बोरॉन टू नाइट्रोजन भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन टू नियोन भी इंक्रीज हुआ है, बट बेरिलियम टू बोरॉन डिक्रीज हुआ है एंड नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई है। हमने ऑलरेडी एक एक्सेप्शन के बारे में रीड किया था कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन साइज इंक्रीज होता है, अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज ही होगी। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि बेरिलियम टू बोरॉन क्या हुआ है। अब बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 और बोरॉन की है 2p1। ठीक है ना, जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये तो है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसलिए इसके पास तो होगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एंड ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन्स एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये जो 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है दैन द 2p। मैंने आपको पहले ही बताया था कि s वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, p के लिए लो होगी। ठीक है ना, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा पेनिट्रेशन है, 2p वाले की लो है। इसका मतलब 2p वाले को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। आल्सो 2s वाले जो हैं वो न्यूक्लियर फोर्स को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, 2p तक जाने का तक रोकते हैं। इसका मतलब कि बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो गया है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इफेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड सेकंड इज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। बोरॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारी लो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसीलिए ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी रहेगा। एंड आल्सो ऑक्सीजन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है दैन द नाइट्रोजन, इसलिए जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नाइट्रोजन के मुकाबले इजी है, और इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से लो रहने वाली है। ठीक है, नाउ वेरिएशन डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। ठीक है ना, न्यू शेल ऐड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी
डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या है कि IE1 सबसे छोटी होगी, IE2 उससे ज़्यादा होगी, ऐसे ही थर्ड उससे भी हाई होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे आयंस पर पॉजिटिव चार्ज आता होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहाँ से डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आप लोगों को खुद रीड करने हैं, ठीक है। इसका आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं और इसे खुद अंडरस्टैंड कर देखना है। इसके आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पास, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जब कोई एटम अपनी गैसियस एंड आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने अंदर जोड़ लेता है, कितना एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस केस में जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा इवोल्व होती है, ज़्यादातर इवोल्व होती है, रिलीज़ होती है, तो इसलिए इसका साइन क्या रहने वाला है, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। सो इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू होल्ड एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ये हमें क्या बताता है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की हमारी टेंडेंसी कितनी है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर लार्ज टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे कि हेलोजेंस हैं वो कोई एटम जैसे कि हेलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को लार्ज टेंडेंसी रखते हैं एक्सेप्ट करने की, तो उनकी लार्ज एनर्जी रिलीज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई वैल्यू होगी, बट हाई इन द नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऐसा कुछ केस लेंगे -100 मान लीजिए, बट अगर लो टेंडेंसी होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर होगा -10 या फिर -1 -2। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव में ज़्यादा आंसर होगा, हाई नेगेटिव वैल्यू होगी, उतनी ही टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस साइन ओनली टेल्स अस द कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स न्यूक्लियर चार्ज, जितना हाई होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी। साइज ऑफ एटम, जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी लो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही चलता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, अगर स्टेबल कन्फिगरेशन होगी तो उसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, क्योंकि जो खुद ही स्टेबल है उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब ये डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, एंड अलोंग द पीरियड इट बिकम मोर नेगेटिव ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइज। तो अलोंग द पीरियड बोथ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होती है, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप भी दोनों डिक्रीज करते हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज होती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं। हेलोजेंस हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। हेलोजेंस की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब दे हैव द मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एटम्स, ठीक है, मोस्ट ईजिली दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहती है, NS2 NP5, तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर खुद स्टेबल बन सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नोबल गैसेस। जो भी नोबल गैसेस होती हैं आर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उनकी खुद की कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, हमें एनर्जी यूज़ कर उसमें इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ता है। एंड आल्सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन जो है इनकी आलमोस्ट ज़ीरो होती है, ठीक है, तो इनकी भी टेंडेंसी आलमोस्ट ज़ीरो रहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है, क्योंकि इनकी हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होती हैं या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगी, दोनों में से कोई भी हो। अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव वैल्यू वाली होगी, ठीक है। फ्लोरीन, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद हम आएंगे क्लोरीन। वैसे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती थी, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, बट एक्सेप्शन क्या है कि सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही छोटा है, और इतने छोटे स्मॉल साइज़ में अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो स्मॉल 2p सबशेल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के साथ रिपल्शंस आ जाती हैं, जिसके कारण कि वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को नहीं गेन कर पाता। सो
हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो एलिमेंट वो क्या है, क्लोरीन है। हेलोजन्स तो थे, हेलोजन्स में से सबसे हाईएस्ट कौन है, क्लोरीन है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सिमिलरली फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, क्योंकि इन सभी जो ग्रुप के फर्स्ट मेंबर्स हैं उनके साइज़ बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सिर्फ साइन चेंज होता है, ठीक है ना। वैसे तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनमें बहुत ही एक स्मॉल सा डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ऑपोजिट यूज़ किए जाते हैं, बट हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो दूसरे के केस में ऑलवेज ये पॉजिटिव होती है मोस्टली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, दूसरा आएगा तो उसे रिपल्शन फील होगी, इसलिए उसे उसमें गेन करवाने के लिए हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स है, ये आप लोगों को खुद रीड करनी है। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सो इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बात अब आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है कि इससे पहले हमने रीड की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो दोनों एनर्जी के साथ रिलेटेड टर्म्स थी, उनकी यूनिट्स भी होंगी किलो जाउल पर मोल। ठीक है ना, एनर्जी वाले उनके यूनिट्स होंगे, जो भी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं किलो जाउल पर मोल हो सकते हैं, या जो भी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं वो दोनों जो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों के यूनिट्स होंगे ये। ठीक है, सो नाउ अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये एक टेंडेंसी है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी, दिस इज एन टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड इटसेल्फ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे दो एटम्स हैं, ठीक है, मान लीजिए दिस इज़ द ए एटम एंड दिस इज़ द बी एटम, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर हुआ है। जिस एटम में ज़्यादा जोर होगा, जिस एटम में ज़्यादा जोर होगा कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्टली क्या होता है कि दोनों में एक जैसा ही जोर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उन दोनों के बीच में रहता है। अगर मान लीजिए बी के पास ज़्यादा जोर है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, तो बी की ओर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, तो बी पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए से दूर हो गया तो ए पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उनका जोर इस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक जैसा है, तो उनमें कोई जो चार्जेस नहीं आएंगे, तो वो एक नॉन पोलर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, सिर्फ उनकी एक टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींच सकते हैं। ठीक है, ओके। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है कंप्लीटली। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय द डिफरेंट मेथड्स। इसको इनडायरेक्टली हम सोल्व करते हैं, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है, कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं है कि जो एक स्पेसिफिक आ जाएगी। तो इसके लिए डिफरेंट स्केल्स बनाए गए हैं, उनकी हमने टेंडेंसी को डिफाइन करना है। तो टेंडेंसी को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर रेफरेंस यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है ना, सो बाय द पोलिंग स्केल, बाय द अलिकेन-जेफ स्केल एंड बाय द एल्ड्रेड-रोशे स्केल एंड बाय द सेंडन स्केल। हम एक्सप्लेन करते हैं। पोलिंग स्केल सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो पोलिंग ने हमें क्या बताया, दिस इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एंथैल्पीज इन हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड। मान लीजिए ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है, उनकी बॉन्ड एंथैल्पी पर ये डिपेंड करता है। नाउ एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द ए बी बॉन्ड इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी बॉन्ड का स्क्वायर रूट।
यानी कि उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया गया है। ई ए बी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द ए बी बॉन्ड, ई ए ए यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द ए बॉन्ड, ई बी बी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द बी बॉन्ड। ठीक है। इफ एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट हैं, देन एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू दिस वन। ठीक है। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं तो ये दोनों बॉन्ड एंथैल्पीज सेम नहीं होने वाली। ठीक है। देन द डिफरेंस इन द बॉन्ड एंथैल्पीज, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी ए बी एंड दिस वैल्यू जो हमने इस फॉर्मूले से निकाली है, ठीक है, इज डिनोटेड बाय द डेल्टा ई, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स आर रिलेटेड बाय द, दोनों का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का दोनों ही जो होंगे आर एक्स ए माइनस एक्स बी, इसको हम एक्स बोल सकते हैं, वैसे ये यहाँ पर एक अलग से सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है। एक्स ए माइनस एक्स बी का मोड इज इक्वल्स टू 0.12 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर रूट किलो जूल पर मोल। ये उसने हमें एक फॉर्मूला दिया कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में फिर डिफरेंस क्या होगा जो उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज के डिफरेंस के साथ इस फॉर्मूले से रिलेट करेगा। ठीक है। सो पोलिंग असाइंड 4.0 वैल्यू टू द फ्लोरीन, उसने फ्लोरीन को 4.0 वैल्यू दी है यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द बॉन्ड एंथैल्पीज आर नॉट नोन विद गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर मैनी एलिमेंट्स। इसका ये स्केल की सिर्फ एक ही हमारे पास डिसएडवांटेज है कि इसने बॉन्ड एंथैल्पीज को यूज़ किया है और बॉन्ड एंथैल्पीज की भी एक्यूरेट वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होती। ठीक है। अगला हम स्केल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द मलिकियन स्केल। ठीक है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को याद रखना है, इन स्केल्स के बारे में अक्सर आपको नहीं पूछा जाता। ठीक है। ही सुजेस्टेड दैट टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एवरेज ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसने बहुत ही इजी काम हमें दिया है। उसने कहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एवरेज सोल्व कर लीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, उस जो भी एलिमेंट है उस एटम की हमारे पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। सिर्फ हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एवरेज निकालनी। ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट विद विच एटम इज बाउंड। हमारा जो एटम है यानी कि ए और बी बॉन्ड हुए हैं या फिर ए और सी बॉन्ड हुए हैं, कौन कौन आपस में बॉन्ड्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है। सो इसकी वेरिएशन काफ़ी इजी है, जो हमने इससे पहले रीड किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सभी की वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है। इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। ठीक है। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की होगी उतना ज़्यादा ही उसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है। ठीक है ना। और इसका मतलब है कि अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज होती है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। ठीक है। और अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। सो इसका मतलब क्या है कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर, और अलोंग द पीरियड क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर। इसका मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एंड सीजियम जो कि ग्रुप नंबर 1 में सबसे नीचे होता है इज मोस्ट मेटेलिक। ठीक है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ इसके बाद है कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस। वैलेंस यानी कि वैलेंसी का चेंज कैसे होता है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, डोनेट कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, दैट इज इट्स वैलेंसी। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहरले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन्स द वैलेंस ऑफ द एटम, ये उनकी वैलेंसी को ही डिटरमाइन करते हैं।
For S and P block, the valency is equals to number of valence electrons और 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस ईयर क्लासेस में बहुत बार रीड किया हुआ है कि S और P ब्लॉक है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 टू 13 टू बाद में आ जाता है 13 टू 18, वैलेंसी क्या होगी? अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अप टू 4 तो वैलेंसी सेम हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 से ज़्यादा यानी कि 5, 6, 7, 8 तो वैलेंसी की दो वैल्यूज़ होंगी। एक तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है, और दूसरा क्या आएगा 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3, 8 माइनस 6 यानी कि 2 एंड 8 माइनस 7 यानी कि 1, 8 माइनस 8 यानी कि 0। ये उनकी वैलेंसी होती है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0, ठीक है ना। साथ में 5 6 और 7 8 भी शो हो सकती है, ठीक है। सो अलोंग द पीरियड valency with respect to hydrogen and chlorine increases from 1 to 4 and then decreases to 0। पहले 1 to 4 then decrease करके up to 0, ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर 1 के जो भी यहाँ पर कंपाउंड्स बनेंगे उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी है 1 तो वो एक हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 की 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 13 की है यहाँ पर वैलेंसी है इसकी 3 तो वो लगाएंगे 3 हाइड्रोजन, तो 14 की 4, बाद में आ जाता है 15 की फिर से क्या हो गई 3, फिर से 2, फिर से 1, ठीक है। तो ऐसे उतने हाइड्रोजन्स उन एलिमेंट्स के साथ जुड़कर अपने हाइड्राइड्स बना सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ यानी कि मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF, ठीक है। डाउन द ग्रुप दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैलेंसी रिमेन सेम। ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, ग्रुप नंबर जो होगा उतनी उसके अकॉर्डिंग उसकी सेम वैलेंसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट of the element in compound is charge acquired by the atoms on the basis of electronegativity consideration from the other atom in molecule। तो आप लोगों को वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्टली इन दोनों के आंसर सेम ही आ जाते हैं बट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मान लीजिए ए और बी ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। तो बी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेगा। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पर ली थी, दिस इज़ द ए, दिस इज़ द बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा, तो मतलब बी पर चार्ज कौन सा आ सकता है? आया नहीं है, आ सकता है, दैट इज़ द -1। और ए पर कौन सा आ सकता है? +1। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखें कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास रखेगा। सो इसका मतलब बी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? -1, ए की क्या है? +1, ठीक है। तो ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और इन दोनों की अगर हम वैलेंसी देखते हैं तो दोनों की ही 1-1 होगी। इसकी वैलेंसी भी 1 है क्योंकि इसने भी यहाँ पर एक बॉन्ड ही बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, और बी की वैलेंसी भी 1 ही होगी क्योंकि इसने भी सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ है। ओके, अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि OF2 एंड Na2O है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की सबसे ही ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या यूज़ होगी? -1। तो अगर फ्लोरीन की OF2 में अगर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 तो ये 2 जाएगा उस तरफ, तो ऑक्सीजन की क्या होगी? +2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर होगी +2। बाकी सभी चीज़ों में अगर हम Na2O की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेगी? -2, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना है। अब एक बार मैं फिर से आपको ये एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो फ्लोरीन की बन गई -1। यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की बन जाएगी -2, दूसरे की पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन की +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो जिसके साथ जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होने वाला है। सो आगे चलते हैं, अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड। जो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर बाकी ग्रुप्स के मेंबर से अलग होता है क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है।
उनकी लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशो होता है, क्योंकि छोटा साइज है ना, इसलिए चार्ज बाय रेडियस रेशो उनका ज़्यादा हो जाता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और उनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, इनके पास कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। और बाकी सभी ग्रुप्स के मेंबर्स के पास थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, उनके पास डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज उनसे कुछ अलग हो जाती हैं। जैसे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड ग्रुप हैज़ अबनॉर्मली लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होती है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन एक्सप्लेन की थी। दे हैव अ हाई कोहेसिव प्रॉपर्टी, सो स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग बना लेते हैं। लिथियम की बात हो रही है, जो इसमें स्टार्टिंग वाले होंगे एलिमेंट जो कि मेटेलिक होते हैं, इसके कारण कि उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की यहाँ पर एब्सेंस है। डी ऑर्बिटल्स होंगे जैसे एल्यूमिनियम में है, तो उसकी 4 से ऊपर 6 भी हो सकती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 शो होती है, ठीक है। और पी ब्लॉक में डिफरेंट शो हो सकती हैं। और ये सभी डबल बॉन्ड्स बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ये सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और इनमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स डायगोनली एक दूसरे के साथ रिसेम्बलेंस शो करते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम। अब इसका रीज़न क्या है? अगर हम इस साइड पर मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, साइज हो जाएगा छोटा, बट जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज फिर से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का साइज और बाकी सभी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे के साथ मैच हो जाती हैं, क्योंकि जितना इस तरफ को इंक्रीज होता है उतना ही इस तरफ को डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए इनमें एक डायगोनल रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। सो दे शो सिमिलैरिटी इन द आयनिक एंड मेटालिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। उनकी केमिकल रिएक्टिविटी में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, ये पूरा आपको अब कंप्लीट यहाँ पर इस चैप्टर का एक रिवीजन मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इज गवर्नड बाय द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज दैट एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सो द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दीज वन। ये आपको जरूर ड्रॉ करना है चार्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक रेडियाई along the period decreases, down the group increases। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये सभी इंक्रीज along the period, decrease down the group। मेटालिक करैक्टर डिक्रीज along the period एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड नॉन मेटालिक इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी सभी प्रॉपर्टीज़ की यहाँ से रिवीजन हो जाएगी और आप इन्हें ईजिली याद भी रख सकते हैं। इनके रीजंस आपको दिमाग में याद रखने हैं, या फिर साथ में आप यहाँ पर भी नोट डाउन कर रख सकते हैं। एक बड़ा चार्ट लें, वहाँ पर उसको ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसके बाद कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ये आप लोगों ने खुद रीड करनी है। आगे चलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि मेटेलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ग्रुप नंबर 1, 2, उनके सभी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, सो आपको MOB याद रखना है, दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। MOB मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जो कि एक्सट्रीम राइट की तरफ हैं, जैसे कि हैलोजेंस हैं, उनके मोस्टली ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, दैट इज मोस्ट एसिडिक। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द बेसिक, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ द सेंट्रल एटम्स, वो जनरली एम्फोटेरिक होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम है, या फिर वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, ये सभी न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसे ये इनके ऑक्साइड्स का बिहेवियर है। लिथियम के ऑक्साइड बेसिक हैं, ठीक है। बेरिलियम का एम्फोटेरिक है, और मैग्नीशियम का बेसिक है। डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, एंड अलोंग द पीरियड एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो ये था आपका थर्ड यूनिट क्लास +1 केमिस्ट्री का, जिसकी के फुल रिवीजन आपको इस वीडियो में मिल चुकी है।
तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिस हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आपको एक बार ज़रूर करना है चेक, वहाँ पर आपको बाकी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।